हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किन किन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो हमारा सबसे फर्स्ट था जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम, अर्थात रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड। तो आज हम उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम, अर्थात रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम, अर्थात हम क्या बोलेंगे इसके लिए हम बोलेंगे रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपका रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है। और इस फर्स्ट के अंदर भी हम सबसे फर्स्ट करेंगे जीआई इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अर्थात कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड के अंदर जीआई, कहने का मतलब जीआई इन एल्कीन। तो हम जीआई इन एल्कीन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान दें, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का पोर्शन है जीआई इन एल्कीन। सबसे फर्स्ट कंडीशन के बारे में कि एल्कीन में जीआई की कंडीशन के लिए क्या होना कंपलसरी है। तो हमने कहा था कि जीआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और असेंशियल कंडीशन है क्या, कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होना चाहिए। ध्यान दें, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन आपका जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है वो अलोंग विद डबल बॉन्ड हो रहा है, अर्थात यहाँ रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है वो डबल बॉन्ड पर है। नंबर टू है कि ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, आपका जो ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर बोथ जो सब्स्टिट्यूएंट है या बोथ जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेन बोथ ग्रुप डिफरेंट इन नेचर, अर्थात वो आपके जो दोनों ग्रुप है या डिफरेंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है कंटेन बोथ ग्रुप डिफरेंट, उस पर दोनों जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि बोथ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट, आपके जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं वो बोथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये दो तो इसकी जनरल कंडीशन है। इसके अंदर थर्ड नंबर की जो कंडीशन है वो स्पेशल कंडीशन है, इसको हम चेक नहीं करते, ये फिक्स परमानेंट होता है। बाकी हमें दो कंडीशन तो चेक करनी होती है। थर्ड कंडीशन यही है कि इन ए पेयर ऑफ जीआई, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो पेयर होते हैं उनके बीच में जो सेम ग्रुप होती है उनकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इन ए पेयर ऑफ जीआई द डिस्टेंस बिटवीन सेम ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस है वो मस्ट बी चेंज, डिफरेंट होनी चाहिए या वो चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड C, CH3H, ये इसका सिस फॉर्म है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है L1। अब मैंने इसको चेंज कर दिया C डबल बॉन्ड C, CH3H, ये इसकी L2 फॉर्म है और ये इसकी ट्रांस है। आप जरा यहाँ देखिएगा कि L1 नॉट इक्वल टू क्या है, L2 है, अर्थात L1 और L2 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। और अगर दोनों डिफरेंट है तो कन्फर्म है इनमें जीआई होगी। तो ध्यान दें, हमारा जीआई इन एल्कीन का फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन में सबसे फर्स्ट है रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होना चाहिए। सेकेंड है कि ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और थर्ड है कि जीआई की जो पेयर है उनमें सेम ग्रुप के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ से अब एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट और कॉमन एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। एथीन में GI पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इस कार्बन पर बोथ ग्रुप आपके सेम है, और अभी हमने कहा था GI के लिए एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर GI जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट और हम इसका लेंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है तो नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, अब हम 2 कार्बन के बाद में 3 कार्बन, और 3 कार्बन का सिस्टम है प्रोपीन। ये मैंने प्रोपीन लिया है। प्रोपीन में भी GI पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसमें आप इस कार्बन पर लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है, और इस कार्बन पर लगे हुए बोथ ग्रुप सेम होने की वजह से यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप अगर सेम हो तो वहाँ पर GI नहीं होती, और जहाँ पर GI नहीं है वहाँ पर नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 में अब हम एक कार्बन और बढ़ाते हैं 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की 2 पॉसिबिलिटीज है, तो मैंने 2 पॉसिबिलिटीज में सबसे फर्स्ट बनाया है 1 ब्यूटीन। सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया है 1 ब्यूटीन। आप देखिएगा 1 ब्यूटीन में भी एक ही कार्बन पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए GI नहीं है, और GI नहीं है तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब की बार हमने क्या लिया है 2 ब्यूटीन लिया है, और आप देखिएगा 2 ब्यूटीन में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप H मिथाइल, इस पर भी H और मिथाइल डिफरेंट है, तो यहाँ पर GI होगी, और GI होगी तो इसका नोमेनक्लेचर भी होगा, और इसका नोमेनक्लेचर हम जिस टेक्नोलॉजी से या जिस सिस्टम से करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं सिस और ट्रांस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ कि एल्कीन में GI के लिए नॉन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में GI के लिए एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए 4 कार्बन चाहिए, अर्थात 2 ब्यूटीन फर्स्ट मेंबर है जहाँ पर GI पॉसिबल है। अब हम इसके नोमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से इसके आइसोमर्स बताते हैं। तो यहाँ से इसके 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। तो देखिएगा इसका फर्स्ट आइसोमर्स ये होगा C डबल बॉन्ड O CH3H, इसको बोलेंगे हम सिस, क्योंकि बोथ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा जिसमें आपका सेम ग्रुप सेम साइड नहीं होगा, अपोजिट साइड होगा, और इसको बोलेंगे हम ट्रांस। तो एक सिस फॉर्म है और एक इसकी ट्रांस फॉर्म है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से 2 नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से जो नोट है वो नोट क्या होगा, तो नोट यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर GI इन नॉन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ध्यान दें, नॉन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में GI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए 4, अर्थात नॉन सब्स्टिट्यूटेड आपकी जो एल्कीन है उसमें GI के लिए मिनिमम नंबर कार्बन कितने चाहिए 4 कार्बन पर ऐसा पॉसिबल होगा, और उसमें भी कौन सी कंडीशन 2 ब्यूटीन वाली कंडीशन। एक और पॉइंट आता है यहाँ से, आपका सेकेंड पॉइंट आता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। ध्यान दें, एक टर्म है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर हम किसको बोलते हैं, मतलब वो सेंटर जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिएगा द डबल बॉन्ड नहीं हो तो रिंग नहीं हो तो क्रेल सेंटर के बारे में हम आगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो डबल बॉन्ड, रिंग, क्रेल सेंटर, ड्यू टू विच
आइसोमेरिज्म अराइजेज, मतलब वो डबल बॉन्ड रिंग और किरेल सेंटर जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। कहने का मतलब आपके पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जिस भी सिस्टम की वजह से जीआई हो रही हो, क्योंकि हमें पता है जीआई डबल बॉन्ड पर भी पॉसिबल है, जीआई रिंग पर भी पॉसिबल है, तो अगर डबल बॉन्ड और रिंग में जिस भी पॉइंट पर से जीआई हो रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। जैसे अब इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 लिया है CH3 CH, जैसे एग्जाम्पल 5 में मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं, बट हमें पता है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर वही होंगे जिनकी वजह से क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप ज़रा देखिएगा इस वाले स्टीरियोजेनिक सेंटर पर जीआई पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीआई इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर लगे हुए बोथ ग्रुप क्या है, सेम है। इस कार्बन पर लगे हुए बोथ ग्रुप सेम, और अगर बोथ ग्रुप सेम है तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। बट आप देखिएगा यहाँ पर इन दोनों ग्रुप पर, मतलब इन डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है? तो यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा 1। क्या यहाँ पर जीआई आइसोमेरिज्म होगी? बिल्कुल होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर नोमेनक्लेचर की बात करें कि इसका नोमेनक्लेचर हम किस सिस्टम से करेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर भी हम कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे, सिस और ट्रांस सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 ये एग्जाम्पल नंबर आपका 5 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अर्थात अभी हमने एग्जाम्पल लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन। और जब हमने इससे पिछले वीडियो में इसकी कंडीशन पढ़ी थी तब हमने कहा था कि 1,3 जो ब्यूटाडाइन है उसमें जीआई पॉसिबल है। हालांकि अभी यहाँ देखिएगा इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है और इस कार्बन पे भी लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है, फिर भी यहाँ पर जीआई है। तो यहाँ पर जीआई होने का रीज़न है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जीआई हो रही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब आता है नंबर 7। नंबर 7 में मैंने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो देखिएगा क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? तो बिल्कुल यहाँ पर जीआई पॉसिबल है, बिल्कुल यहाँ जीआई हो रही है। अगर जीआई हो रही है तो इसके हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? तो देखिएगा ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये भी है, तो यहाँ पर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो हमें यहाँ पर इसकी जीआई पता करना है। तो मैं आपको यहाँ से एक रूल बता दूँ कि नंबर ऑफ जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हो तो उसके लिए हम 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर n को अप्लाई करते हैं, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ध्यान दें, अगर हमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना हो तो 2 की पावर n अप्लाई करेंगे, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका सिस्टम सिमेट्रिकल नहीं क्या हो, अनसिमेट्रिकल सिस्टम हो। लेकिन आप देखिएगा जो अभी हमने लिया है वो सिमेट्रिकल सिस्टम है, क्योंकि इसके इधर भी मिथाइल है और इसके इधर भी मिथाइल है। तो अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर इसके लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
तो अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम हो तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो हम यहाँ पर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जहाँ पर p इक्वल टू क्या होगा n/2, अगर n की वैल्यू क्या हो E1 हो। अगर n की वैल्यू E1 हो तो हम यहाँ पर p इक्वल टू n/2 यूज करेंगे। तो देखिएगा इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो अगर आइसोमर्स की मैं बात करूँ, हाउ मेनी आइसोमर्स, तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 - 1, तो कितने हो जाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, यहाँ 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, 1 में से 1 गया तो 0, 2 की पावर 0, और अगर 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो बताओ कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो इसके टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो एक तरीका तो यह है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मूले से आइसोमर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले से आइसोमर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी आइसोमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इसके पॉसिबल आइसोमर्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो देखिएगा इसमें सबसे फर्स्ट आइसोमर्स में यूज कर रहा हूँ। हमारा जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर ये था। तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड पर, तो C डबल बॉन्ड C, इस डबल बॉन्ड पर हमने मिथाइल और हाइड्रोजन नीचे लिया है। आप देखो बोथ हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इस कार्बन पर क्या होगा सिस। अब आप इस डबल बॉन्ड पर आ जाइएगा, तो ये मैंने ले लिया CH2, और मतलब ये आपका ये वाला कार्बन है CH, ये वाला कार्बन। अब इस पर भी डबल बॉन्ड लगाया मैंने। अब आप देखो इसको भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इसमें अबाव, इसमें भी अबाव ले लेता हूँ, इसमें मिथाइल नीचे कर लेता हूँ। तो ये भी कौन सी फॉर्म हो गई, सिस। तो इसका मतलब ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस फॉर्म है। अब आता है इसका सेकंड आइसोमर्स। तो इसके आइसोमर सिमिलर वैसे हम कर सकते हैं जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे एक कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी, आपकी ये 2 कॉइन्स हैं, इन दोनों कॉइन्स पर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4, जिसमें कैसे निकालते थे 4 हम, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते थे। उसी के सिमिलर हम यहाँ पर करेंगे सिस सिस। अब सेकंड क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस, फिर क्या हो जाएगा ट्रांसिस, फिर क्या हो जाएगा ट्रांस ट्रांस। तो देखिएगा अब हम यहाँ से सेकंड बनाते हैं। अभी हमने दोनों सिस लिए हैं, अब हम दोनों ट्रांस की फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा CH3H, C डबल बॉन्ड C H ऊपर आ गया, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। तो बताओ कौन सी फॉर्म आ गई, ट्रांस। अब अगर ये ट्रांस है तो मैं इसको भी ट्रांस फॉर्म में बनाता हूँ। तो C डबल बॉन्ड C, आप देखो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर भी अपोजिट है। तो ये भी कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांस। तो इसका मतलब ये दोनों सिस हैं, ये दोनों ट्रांस है, तो 2 आइसोमर्स हो गए। अब आता है इसका आइसोमर्स नंबर 3। अब आइसोमर्स नंबर 3 में इसको हम सिस लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, ट्रांस। तो देखिएगा इसको तो मैंने सिस फॉर्म में लिया है, CH3H, C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C। अब आप देखो ये तो कौन सी फॉर्म है, सिस। अब अगर इसको हम ट्रांस फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म में हो गया, ट्रांस। तो ये सिस फॉर्म में हो गया, ये सिस में हो गया, ये ट्रांस ट्रांस हो गया। तो देखो ये किसकी तरह हो गया, हेड हेड। ये किसके सिमिलर हो गया, टेल टेल। ये किसके सिमिलर हो गया, हेड टेल। अब एक इसका इन्वर्स करेंगे, तो अब आप देखो इसका एक और आइसोमर्स मैं बनाता हूँ 4th नंबर का। अब इसको हम ट्रांस पे लेते हैं और इसको हम सिस पर लेते हैं। तो देखिएगा CH3H, C डबल बॉन्ड C, ये सिस था। अब मैं इसको ट्रांस ले रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्म ये हो गई। तो ये तो इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई। ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, तो इसको सिस फॉर्म में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको सिस फॉर्म में लेने के लिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी H, सॉरी यहाँ पर भी H ले लेता हूँ, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी मिथाइल, ये सिस फॉर्म हो गई। तो देखो वैसे तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 1 2। यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर n की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितने हो गए, 4 आइसोमर्स हो गए।
बट अभी हमने कहा था कि ये सिस्टम अनसिमेट्रिकल नहीं सिमेट्रिकल सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आइसोमर्स नहीं होंगे। अभी हमने फॉर्मूला लगाकर अप्लाई किया था, तो यहाँ टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल थे? 3 आइसोमर्स। तो इसमें टोटल 3 आइसोमर्स है, जबकि हमने तो 4 आइसोमर्स बना दिए, जबकि हमने यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स बना दिए? 4। तो इसका मतलब इसमें से कोई 2 आइसोमर सिमिलर है। अब आप देखो, अगर मैं इसमें नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, आपने नंबरिंग इधर से की है, चाहो तो आप नंबरिंग इधर से भी तो कर सकते हो, इधर से भी वही सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो इसका मतलब इसमें नंबरिंग बोथ साइड सेम है। अगर इसमें नंबरिंग बोथ साइड सेम है तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर आएगी 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 भी 6 है और 4 भी 6 है, और इसका अपोजिट करेंगे तो भी यही कंडीशन आएगी। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोलोगे? 2 भी ट्रांस है और 4 भी ट्रांस है। अब आप इसको देखो, यहाँ पर नंबरिंग में इधर से करता हूँ तो क्या बनेगा? 2 6 है, 4 ट्रांस है, और अगर हम इसकी नंबरिंग इधर से कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अब 2 ट्रांस हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। अब आप जरा इसमें देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग इधर से करूंगा तो क्या बोलोगे? 2 ट्रांस है, 4 6 है, और अगर इधर से नंबरिंग कर देता हूं तो क्या बनेगा? 2 6 है, 4 ट्रांस है। अब जरा आप इन दोनों आइसोमर्स को चेक करो, 2 ट्रांस 4 6 4 6, 2 6 4 ट्रांस 2 6 4 ट्रांस। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 3rd और 4 नंबर का जो आइसोमर्स है वो 2 डिफरेंट आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों आइसोमर्स आपके क्या हैं? आइडेंटिकल है, अर्थात ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल है। और अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये एक ही आइसोमर्स में काउंट होंगे। तो बताइएगा टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 1 2 3। तो यहाँ पर टोटल 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, इस फॉर्मूले के बारे में हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होगी तो उसके लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तो मैंने केवल आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड अदर्स एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, आपको बताना है कि यहाँ पर GI पॉसिबल है या नहीं, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है और नोमेनक्लेचर कौन से वे में होगा। तो आप देखिएगा, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर 2 ग्रुप हाइड्रोजन मिथाइल, बोथ ग्रुप डिफरेंट है। तो इधर से तो GI पॉसिबल है, बट आप देखिएगा इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। GI नहीं है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा और नोमेनक्लेचर भी नहीं होगा। नंबर 9 में देखिएगा, आपका ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो आप देखिएगा इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, बट आप देखिएगा इस कार्बन पर, तो देखो इस ब्रैकेट को लिखने का वे क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। CH3H, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल मैंने रिप्रेजेंट किया है, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन। अब आप देखो इस कार्बन पर, सॉरी इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई, हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब आप देखो इस कार्बन पर ET और CC है, तो एक तो लगेगा क्या ET और एक लगेगा CC। अब आप देखो CC का मतलब क्या है, ये भी तो इथाइल है, तो इसका मतलब एक ही कार्बन पे लगे हुए 2 ग्रुप सेम हो गए। अगर एक ही कार्बन पे लगे हुए 2 ग्रुप सेम है तो यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10, आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। आपको देखना है कि इसमें से कहाँ पर GI है। अगर एक भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वहाँ पर GI होगी। ध्यान दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। इसमें आपके जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है उनमें से एटलीस्ट 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए। तो आप जरा देखिएगा, इस डबल बॉन्ड पर GI पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। आप देखिएगा यहाँ पर भी GI पॉसिबल है और यहाँ पर भी GI पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और हम इसका नोमेनक्लेचर किस सिस्टम के अकॉर्डिंग कर देंगे, सिस एंड ट्रांस। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में भी आपको ये डिस्कस करना है कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है और यहाँ पर GI पॉसिबल है या नहीं। तो आप जरा देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी डबल बॉन्ड पर GI हो, कुछ डबल बॉन्ड पर GI है, कुछ पर GI पॉसिबल नहीं है।
तो आप ज़रा देखिएगा, इस डबल बॉन्ड पर GI पॉसिबल नहीं है, इस डबल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल नहीं है, और इस डबल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी CH2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, इस डबल बॉन्ड पर GI पॉसिबल है, इस डबल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल है, हाँ इस डबल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है। ऐसे ही देखिएगा, इस डबल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल है, और इस डबल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो बताओ कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर GI होगी, टोटल 5 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और इनका नोमेनक्लेचर हम कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे? सिस और ट्रांस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में GI पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है। तो बताइएगा कौन कौन से डबल बॉन्ड पर GI है। तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है, CH2 है। यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है, CH2 है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब आप देखिएगा, यहाँ पर GI पॉसिबल है और यहाँ पर भी GI पॉसिबल है। क्या यहाँ पर GI पॉसिबल है? तो आप देखो, इस कार्बन पर 2 ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। लेकिन आप देखिएगा, इस कार्बन पर इधर वाला जो टोटल ग्रुप है और इधर वाला जो टोटल ग्रुप है वो सेम है। तो एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप सेम है, इसलिए इस वाले डबल बॉन्ड पर GI पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है और GI पॉसिबल है। अब देखिएगा नेक्स्ट 13 में आप देखिएगा, यहाँ पर लग रहा है CH2, यहाँ पर भी CH2 है। तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है, बट इस वाले पर GI पॉसिबल है, अर्थात इसमें भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ GI है। नेक्स्ट में भी यही प्रोसेस है, 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ GI होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, आपके पास BrCH और COOH और इधर है इथाइल। तो आप जरा यहाँ देखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, अर्थात यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, GI होगी। बट अब के बाद नोमेनक्लेचर सिस और ट्रांस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए एक लिस्ट, एक ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर इथाइल है, इधर Br है, इधर COOH है। तो यहाँ पर आपका सिस ट्रांस सिस्टम न यूज होकर EZ सिस्टम यूज होगा, और EZ सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 16 में कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, हमें यहाँ चेक करना है GI पॉसिबल है या नहीं। तो आप देखिएगा, इस पर इधर मिथाइल है और इधर आपके पास 1 2 3 कार्बन का प्रोपाइल है। इस कार्बन पर इधर आइसोप्रोपाइल है, इधर हाइड्रोक्सी मिथाइल है। इसका मतलब यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है और यहाँ पर GI भी पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देखिएगा, ये डबल बॉन्डेड है, इधर मिथाइल है, इधर क्लोरोमिथाइल है, ये डबल बॉन्डेड है, इधर भी आपके पास 2 कार्बन है इथाइल की फॉर्म में, इधर मिथाइल है। तो मतलब वैलेंसियाँ डिफरेंट है, तो यहाँ भी स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है और यहाँ पर भी GI पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 2 3, यहाँ भी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन, यहाँ भी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन, यहाँ भी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन है, बट यहाँ तो GI पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH2 है। यहाँ पर GI पॉसिबल है, और ट्रिपल बॉन्ड पे हमें पता है कि GI पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें भी स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी GI हो रही है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये GI से रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब हम यहाँ से 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि C2H2Cl2 पॉसिबल ऑल आइसोमर्स
ये क्वेश्चन हमने जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया था तब भी किया था। C2H2Cl2, तो सबसे फर्स्ट तो इसका हम DU आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका DU आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन की संख्या प्लस का 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस क्लोरीन डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 में से आपके 4 गए तो कितने बचेंगे 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसका DU तो 1 आ गया। इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसके हम आइसोमर्स बनाते हैं। तो C डबल बॉन्ड C, इस पर आप देखो H2Cl2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम एक में तो दोनों हाइड्रोजन एक पर और दोनों क्लोरीन एक पर रखते हैं। एक तो ये फॉर्म हो गया। सेकंड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी डिफरेंट पर और क्लोरीन को भी डिफरेंट कार्बन पे रखते हैं, तो ये इसका सेकंड आइसोमर हो गया। अब आप देखिएगा इस आइसोमर्स में GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर इसमें GI होगी। और अगर इसमें GI होगी तो यहाँ से इसकी 2 फॉर्म ऑब्टेन होगी। एक फॉर्म जिसमें बोथ हाइड्रोजन सेम साइड है तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिस बोल देंगे। और एक वो फॉर्म जिसमें आपके बोथ हाइड्रोजन डिफरेंट साइड है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन है कि आप देखिएगा कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में GI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर आपकी नॉन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो उसमें GI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए थे, 4। बट ये कौन सी एल्कीन हुई, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में GI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 2। तो यहाँ से एक नोट है, नोट यह है कि 4 GI इन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ध्यान दे 4 GI इन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 2। तो ध्यान दें एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में GI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए, 2। जबकि अगर आपकी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं है, अर्थात नॉन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 GI कितने होने चाहिए, 4, जबकि सब्स्टिट्यूटेड के लिए 2। तो हमारा क्वेश्चन था C2H2Cl2 पॉसिबल और आइसोमर्स। तो यहाँ पर पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। और अगर मैं पूछूं कि स्ट्रक्चरल कितने हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल कितने हो जाएंगे, 2। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन है विच शो GI। आपको मैंने कुछ ये एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन GI शो करता है और कौन कौन GI शो नहीं करता। तो इसमें सबसे फर्स्ट है बीटा अमाइलिन। ध्यान दें 5 कार्बन का जो चेन होता है इसको हम अमाइलिन भी बोलते हैं। और बीटा का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इधर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब बीटा अमाइलिन में GI पॉसिबल है। नंबर B 1 फिनाइल प्रोपीन, तो 1 2 ये प्रोपीन हो गया। यहाँ पर PH और H, इस पर बोथ ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब इस डबल बॉन्डेड पे बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी GI पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में देखिएगा CH3 HOH और COOH होगा। आप देखो इस कार्बन में, मतलब इस लैक्टिक एसिड में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मैंडेलिक एसिड। मैंडेलिक एसिड होता है PH CH OH और COOH। आप देखो इसमें भी कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, और अगर यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है तो यहाँ पर भी आपका GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड CCHO, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। आप देखो इस डबल बॉन्ड पर बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर GI पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है टार्टेरिक एसिड। आपका जो टार्टेरिक एसिड है उस पर भी GI नहीं होगी क्योंकि उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट आता आपका मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड हो जाएगा COOH COOH और OH, तो इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी GI नहीं होगी।
नेक्स्ट आता है एक्रिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड CCOOH, इसको बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। बट आप देखो इस कार्बन पर CH2 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है पेंट 2 आयन, 1 2 3 4 5 और ये 2 आयन ट्रिपल बॉन्ड है और हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड पर भी GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका ब्यूट 2-in-1,4 डाइक एसिड, तो इसमें GI पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड है और आपका 1 पे और 4 पे यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पर भी COOH है, तो आप देखो इस पे बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी GI है। और नेक्स्ट आपका है K2-मिथाइल ब्यूट 2-in, तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन पर भी GI पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आपका ये GI इन डबल बॉन्ड सिस्टम में फर्स्ट पोर्शन GI इन एल्किन का पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।